11वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। कार्य करने वाला व्यक्ति यदि कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा हो तो बाल श्रम की श्रेणी में आता है। चाहे सिवा काशी के पटाखे हों या भदोही के विश्व प्रसिद्ध कालीन हो, जयपुर में लाख की बनी हुई चूड़ियां हो या मुरादाबाद के बने हुए पीतल के बर्तन हो या इंदौर के विश्व प्रसिद्ध नमकीन हैं, इन सभी जगह पर कहीं न कहीं छोटे छोटे और नन्हे नन्हे हाथ बाल श्रम में लिप्त हैं, जो कि इस समाज के लिए, इस सभ्य समाज के लिए एक चिंता का विषय है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ और MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, ये दो ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्होंने बाल श्रम में उम्र, उनका पुनर्वास, प्रतिकर और अन्य मामलों में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि आधुनिक समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। बाल श्रम पर बात करने के लिए, बाल श्रम क्या होता है, बच्चों का पुनर्वास कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों से डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं जैस्मिन अली जी सितारा। आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 2001 बैच की अधिकारी हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल पीस पर आपका स्पेशलाइजेशन है। वर्तमान में आप असिस्टेंट कमिश्नर लेबर भोपाल में। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो चालू करके इस विषय पर रखें। मैडम जैस्मिन जी। मैडम, ओवर टू यू। इनका माइक अनम्यूट नहीं हुआ अभी। जी जी मैडम, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी मैडम, स्टार्ट कीजिए आप। जी जी मैम, आप इसे रखें। 1 सेकेंड जी। अरे हेलो। हेलो जी मैम, आवाज आ रही है, आप स्टार्ट करें। जी सभी को नमस्कार। जैसा कि कृपा शंकर जी ने मेरे बारे में बता ही दिया है आप लोग को। सबसे पहले मैं आप सबका और कृपा शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार में मुझे इनवाइट किया और मैं आप सब लोगों को कुछ एक्ट्स और लेबर से रिलेटेड एक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकूँ। जो मुझे टॉपिक दिया गया था आज इस वेबिनार के लिए, वो है चाइल्ड लेबर के संबंध में। आप लोग को थोड़ा सा मैं एक्ट के बारे में ब्रीफिंग दूंगी। बेसिकली हम लोग जहाँ भी जाते हैं, चाहे हम अपने परिवार के साथ जाएं, चाहे हम अपने ऑफिस जाएं, दफ्तर जाएं, हमने अक्सर देखा होगा कि रास्ते में कुछ बच्चे आपको काम करते हुए मिलेंगे। छोटे छोटे टी स्टॉल्स में बच्चे काम करते हुए मिलते हैं। इन सभी बच्चों को चाइल्ड लेबर से हटाने के लिए केंद्र शासन ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसका नाम था चाइल्ड अबॉलिशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1986। ये जो एक्ट था, ये पहले 86 में बना था और इस एक्ट के तहत हम बिलो 14 इयर्स के बच्चों को चाइल्ड लेबर से मुक्त कराने के लिए हम इसमें कार्रवाई संपादित करते थे। 2016 में इस एक्ट में संशोधन लाया गया और संशोधन लाने के साथ साथ इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और कंसेप्ट इसमें जोड़े गए हैं।
अब ये एक्ट जो है बेसिकली इसका पूरा नाम जो हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, वो ये है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट अबॉलिशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1986। इस एक्ट में मूलतः जो संशोधन किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो इसके डिटेलिंग्स है, जो मेन सेक्शंस है, उस पर भी हम आज आपके सामने कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो परिभाषा मतलब हम चाइल्ड किसको मानेंगे, बच्चा हम किसको मानेंगे। चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से हर कोई वो बच्चा जिसकी उम्र 14 ईयर्स से कम है उसको हम चाइल्ड की श्रेणी में लेते हैं, बच्चे की श्रेणी में लेते हैं। ये वो उम्र है जिस उम्र में बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको शिक्षा का अधिकार है। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके अंतर्गत इसमें हम 14 ईयर्स तक के बच्चों को चाइल्ड मानते हैं। इस एक्ट में जो संशोधन हुआ था वो हुआ था एडोलेसेंट। ये एक्ट में जो एडोलेसेंट वर्ड, किशोर वर्ड भी इसमें जुड़ा है, और जो किशोर वर्ड जुड़ा है वो सेक्शन 3A में जुड़ा है। एडोलेसेंट का मतलब वो बच्चा जो 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के बीच में है, उसको हम किशोर मानते हैं। अब चाइल्ड लेबर एक्ट में सेक्शन 3 और सेक्शन 3A ये दोनों ही सेक्शंस हैं जिसका कि हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेबर डिपार्टमेंट उसका एनफोर्समेंट की कार्रवाई करता है, और इसके तहत हम जो भी उसमें प्रोसिक्यूशन और अब्यूजन बनते हैं उस पर हम कार्रवाई करते हैं। अब सेक्शन 3 और सेक्शन 3A का जो उल्लंघन होता है, इसी उल्लंघन के लिए लेबर इंस्पेक्टर्स विभाग की ओर से जाते हैं और नियोजकों के विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं। सेक्शन 3A जिसमें कि हमने चाइल्ड को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है काम करने के लिए, उसमें कोई भी नियोजक किसी भी प्रकार का काम 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से वो नहीं करा सकता है। ये पूर्णतः प्रबंधित है। पूर्णतः मतलब पूर्णतः, इसका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि नियोजकों को ये चॉइस दी गई हो कि भाई आप इनसे काम करा सकते हैं, इनसे काम नहीं करा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 14 वर्ष तक के बच्चों से कोई भी काम कराना कानूनी जुर्म है। दूसरा आता है किशोर वो श्रेणी के बच्चे हैं जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे इस बीच में आते हैं। अगर हम किशोर की बात करें तो हमको अधिनियम ने ये अधिकार दिया है कि इसमें 3 ऐसी श्रेणी बनाई है, 3 ऐसे ग्रुप्स को डिफाइन किया हुआ है जिसमें हम 14 से 18 वर्ष के बच्चों से काम नहीं करा सकते। इन किशोरों को हम उन कार्यों में संलग्न नहीं कर सकते। ये जो 3 श्रेणी है, जो 3 कैटेगरीज है जिसमें हम इन किशोरों से काम नहीं करा सकते हैं, सबसे पहला है खदान जहाँ की पत्थर तोड़ने का काम होता है, क्रेशर्स होते हैं, अलग मिट्टियों के खदान होते हैं, ईंट भट्टों के जो एरिया होता है, उन सभी एरियाज में किशोरों से काम नहीं करा सकते। दूसरा क्षेत्र आता है एक्सप्लोसिव यानी कि कहीं भी ऐसा ज्वलनशील कार्य होता हो, वहाँ उन एरिया में इन किशोरों से काम हम नहीं करा सकते हैं। तीसरी श्रेणी जो आती है जहाँ हम किशोरों से काम नहीं करा सकते, वो श्रेणी है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत ऐसी श्रेणियां जिनको कि हम खतरनाक उद्योगों में मानते हैं। अब खतरनाक उद्योग जैसे पेस्टिसाइड्स बनाने का उद्योग, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स बनते हैं, ऐसे उद्योग जहाँ की हाई टेम्परेचर का यूज होता है, ऐसे कुछ कैटेगरीज है उद्योगों की जहाँ पे हम इन किशोरों से काम नहीं करा सकते हैं। तो आई होप ये पहला पॉइंट तो आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा कि 14 वर्ष तक के बच्चों से कहीं भी हम काम नहीं करा सकते, और किशोरों से 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में काम हम नहीं करा सकते। किशोरों से काम आप उसमें करा सकते हैं जैसे फूल बेचने का काम हो, आपको छोटे मोटे जो घरों में काम करते हैं वो हो सकता है, पर इनसे हम इन 3 कैटेगरीज में काम बिल्कुल नहीं करा सकते। ये हो गया है कि हम चाइल्ड और एडोलेसेंट किसको मानते हैं।
इसमें हम किन किन को ला सकते हैं और किन किन से हम काम करा सकते हैं, काम नहीं करा सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर एक्ट जो है बेसिकली बहुत सिंपल एक्ट है और बहुत वेरी क्लियर है, जिसमें कि एक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि एक्ट न भी हम पढ़ें तो ये हमारी एक सामाजिक दायित्व होता है, जिसमें कि हमको कहीं भी हम अगर बच्चे से काम कराना देख रहे हैं या हमारे सामने पाए जाते हैं तो हम उसको बिल्कुल रोकें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम उसको टोकें और उसके खिलाफ, उसके नियोजक के खिलाफ हम उसमें कार्रवाई करें। जहाँ तक कार्रवाई करने का प्रश्न है तो शासन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके सभी हर व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो कहीं भी ऐसे बच्चे को काम करते देखते हैं जो 14 वर्ष से कम के हो तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। अब हम आते हैं इसके जो शासकीय वाली धाराएं होती हैं कि हम यदि हमको कोई नियोजक ऐसा मिल जाता है जो कि बच्चों से काम करा रहा है या बच्चों को उसने अलग अलग कार्यों में संलग्न किया गया करके रखा है और काम करा रहे हैं, तो ऐसे नियोजकों के विरुद्ध हमको जो अधिनियम है वो क्या अधिकार हमको देता है। यूँ तो वैसे बहुत अधिकार है, पर ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि हम बिल्कुल सीधे, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिस संज्ञेय अपराध जिसको हम बोलते हैं, ये वो अपराध है जिसमें कि हम इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। यदि हम दंड की बात करें तो दंड और शास्ति जो है इस अधिनियम में सेक्शन 14 में मेंशन किया हुआ है। सेक्शन 14 बहुत क्लियर कहता है कि यदि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संलग्न किया है तो क्या करेंगे, और 14 वर्ष और 18 वर्ष के बीच में किशोरों को यदि हमने संलग्न किया हुआ है काम में नियोजकों ने तो उस पर क्या एक्शन टेकन हो सकता है। यदि हम ये पाते हैं हमारे निरीक्षण में या कोई भी आम नागरिक ये पाते हैं कि भाई इसने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संलग्न किया हुआ है, तो उसमें जो दंड के प्रावधान है वो ये है कि 6 माह से 2 वर्ष तक का उसको कारावास होता है या उससे 20,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना 20,000 से 50,000 तक का आपको किशोरों के लिए भी सेम एप्लीकेबल है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी यही प्रावधान प्रभावशील होते हैं। जब भी हम लोग को सूचना मिलती है तो हमारे PWC के आदरणीय मेंबर्स के साथ में और हमारी जो चाइल्ड लाइन है उसके साथ में लेबर डिपार्टमेंट ग्रुप में एक रेड करते हैं। रेड करने के बाद हम लोग को यदि चाइल्ड लेबर मिलते हैं तो उसके खिलाफ हम इन्हीं धाराओं का उपयोग करते हुए नियोजकों के खिलाफ कार्रवाई संपादित करते हैं। जहां तक इसका कार्रवाई का प्रश्न है तो इसमें 2 तरीके से इसमें कार्रवाई संपादित हो सकती है। उसमें सबसे पहला तो हम इसमें FIR करते हैं। FIR करने के लिए चूंकि ये CRPC के अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस प्रशासन, संबंधित थाना, संबंधित SDOs पुलिस इसमें अधिकृत है FIR करने के लिए और वो CRPC के अंतर्गत कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको मानते हुए चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत उसके विरुद्ध FIR कर सकते हैं। यदि FIR होता है तो वो कोर्ट में पेश होता है नियोजक और फिर उसके अगेंस्ट में जो अदालती कार्रवाई होती है वो प्रभावशील होती है। यदि मोटा मोटा हम देखें तो चाइल्ड लेबर एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हम और आप सभी लोग मिलकर इसको पूरी तरह से अबॉलिश कर सकते हैं। हम अपने समाज से इस कुरीति को, इस अभिशाप को टोटली हम मिटा सकते हैं। हम ये पाते हैं कि जो धारा 3 है, धारा 3 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है और धारा 3 का जो एडोलेसेंट मतलब किशोरों से संबंधित है, यदि इसका उल्लंघन कहीं भी पाया जाता है तो उसके अंतर्गत कानूनी कार्रवाई, प्रवर्तन का कार्य उसको करते हुए इसमें हम पेनाल्टी इम्पोज करते हैं और नियोजकों के विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं। ये थी मुख्य प्रोविजंस जो हम चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत हम जिसका पालन करते हैं, जो हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को मालूम होना चाहिए। और बहुत छोटा सा प्रोविजंस है और ये कॉमन सेंस है कि हम भाई बच्चे को देखते हैं काम करते हुए तो हमें भी ये फीलिंग आती है कि ये बच्चा काम इस वक्त, इस उम्र में उसको काम नहीं करना चाहिए। यदि हम बात करें इसके प्रचार प्रसार की और इसके मॉनिटरिंग की, इसके कंट्रोल की,
ताकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में कहीं भी ये कुरीति प्रिवेल न करे। इस कुरीति के अगेंस्ट में हम सब उठ खड़े हों और हम सब कार्रवाई करें। इसके लिए इसी अधिनियम ने हम लोग को एक अधिकार दिया है जिसको हम टास्क फोर्स कहते हैं। टास्क फोर्स एक ऐसा कमिटी है, एक ऐसी फोर्स है जिसमें कि शासन के प्रतिनिधि होते हैं। शासन के प्रतिनिधि जो अलग अलग विभागों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे CWC के मेंबर्स होते हैं। हमारे जो NGOs जो इस फील्ड में काम करते हैं उनको मेंबर्स बनाया जाता है, जिसमें अधिकांश जो काम है वो NGOs के मार्फत होता है। NGOs इसमें सर्वे का काम करते हैं। NGOs इसमें हम लोग को भी बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। जो सरकारी विभाग होते हैं, मूलतः हम उसमें पाते हैं कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग है, इनका हमको बहुत हेल्प मिलता है। और सबसे बड़ा सहयोग हम लोग सभी का ये प्रयास रहता है कि इसमें हम सक्सेसफुल हो। और पुलिस प्रशासन एक ऐसा विभाग है जिनके सहयोग से हम जो कार्रवाई होती है उसको हम कंप्लीट कराते हैं, उसको फुलफिल कराते हैं। ऑफ कोर्स दिक्कतें होती हैं, कहीं कहीं ऐसा रहता है कि हमको सहयोग या कोऑर्डिनेशन में परेशानी आती है। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं भी रुके नहीं हैं। और कहीं भी हमारा कोई भी ऐसा केस है जो कि हम जिसमें FIR नहीं कर पाए हैं, तो हमने उसको दूसरे तरीके से टेकअप किया है। हमने उसको कोर्ट में डायरेक्टली लगाया है यदि कहीं ऐसी दिक्कत होती है तो। बट कुल मिला के ये होता है कि हमारा जो टारगेट रहता है, जो टास्क रहता है, वो हम लोग फाइनली कंप्लीट करते हैं। और नियोजकों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई भी हम संपादित करने का, उसको कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करते हैं। ये जो टास्क फोर्स की कमेटी रहती है, ये जिला अध्यक्ष मतलब जिले के जो कलेक्टर है उसके अधीन ये काम करती है। और जिलाधीश जो महोदय रहते हैं उनके निर्देश अनुसार इसमें हम समय समय पर इसमें कार्रवाई संपादित करते हैं। उनके निर्देश अनुसार ही इसमें सारे जो प्रचार प्रसार रहता है, जो कार्रवाई रहती है, उनको अवगत कराते हुए हम लोग उसमें प्रोसीड करते हैं। टास्क फोर्स as a whole, along with CWC members, along with NGO, along with all the departments, accordingly हम लोग इसको वर्कआउट करते हैं। और वर्कआउट करने के साथ साथ चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में प्रचार प्रसार के साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई भी हम लोग संपादित करते हैं। इसके जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स में यदि हम अभी पिछले दिसंबर में एक सेमिनार भी हुआ था, जो स्टेट लेवल का सेमिनार था। कई लोगों को, जो आप लोग इसको सुन रहे होंगे वेबिनार में, उसमें भी जो उपस्थित भी होंगे शायद, उसमें एक स्टेट प्लान चॉकआउट किया गया था। वो स्टेट प्लान जो चॉकआउट किया गया था उसमें यही सारी चीज़ें डिफाइन थी जो स्टेट प्लान आज भी फंक्शनिंग में है और आज भी उसके तहत कार्रवाई हम लोग की जारी है। अदर देन हमारा जो जिले का टास्क फोर्स चलता है, उसके साथ साथ स्टेट प्लान की जो रूल, जो हम लोग को डायरेक्शंस है, जो SOPs है, उसके अधीन भी हम लोग अभी काम करते हैं। जो स्टेट प्लान को यदि हम देखें तो स्टेट प्लान का जो पहला टारगेट है वो है सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करना और अधिक से अधिक जगह, अधिक से अधिक प्रयासों से लोगों तक संपर्क में जाना और आम जनता को, आम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देना। हम लोग का ये प्रयास रहता है कि हम मैक्सिमम माध्यम से हम इसमें जाएं और लोगों तक प्रचार प्रसार की ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि चाइल्ड लेबर, व्हाट इज एक्चुअली चाइल्ड लेबर, हम इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं और हम इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इस आइडियाज को उन तक पहुंचाने का काम भी श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। स्टेट प्लान के तहत पूरी काउंसलिंग, उसके तहत उसमें कार्यवाही, उसमें प्रचार प्रसार, ये पूरा जो SOPs है उसमें उसके अंतर्गत कार्रवाई चल रही है। कोविड की वजह से ये श्योर है कि थोड़ा सा बंदीकरण होने की वजह से इसमें प्रचार प्रसार में थोड़ी सी कमी आई, पर हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि हम इसको करें। अभी पिछले महीने ही भोपाल संभाग और भोपाल जिले के लिए हम लोग ने एक नया पोस्टर कलेक्टर महोदय की तरफ से इसको लॉन्च कराया है और लॉन्च होने के बाद उसको हमने अधिकांश जगह में उसको प्रचार प्रसार करने का कोशिश किया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसको सभी
संस्थानों में, जहाँ भी, चाहे वो दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन प्लेसेस हो, कहीं भी हो, हम उसको डिस्प्ले कराएं, हम वहाँ तक हर एक कोने तक पहुँचने का प्रयास करें। जहाँ तक हम शिकायत की बात करेंगे, हमारे पास शिकायत के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने एक पेंसिल पोर्टल बनाया हुआ है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी शिकायत कहीं भी करनी हो, उस पेंसिल पोर्टल पर जाके वो अपना आवेदन जो है, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। जो शिकायत करता है उसका नाम, उसका पता हिडन ही रहता है, उसको ओपन नहीं किया जाता है अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड, या हमको उनकी जरूरत ना पड़े। यदि हमको कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा बाल श्रम कराते हुए दिखता है, तो कोई भी व्यक्ति उस पेंसिल पोर्टल पर जाके शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि हम पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, तो चाइल्ड लाइन का नंबर जो भारत सरकार ने सभी को दिया हुआ है 1098, जिसको हम 1098 भी कहते हैं, उस पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भोपाल में भी चाइल्ड लाइन है, रेलवे चाइल्ड लाइन भी मौजूद है, जिसमें कि हम शिकायत करा सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं हो सकता है और हम कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो नज़दीकी के तहसीलदार, नज़दीकी के पुलिस विभाग या श्रम विभाग, जो भी आपको इजी लगे, आप वहाँ पे शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। चाइल्ड लेबर एक ऐसा अधिनियम है, एक ऐसा सामाजिक त्रुटि है जिसको कि हम सब मिलके इसको दूर कर सकते हैं। यदि हम इसको ठान लेंगे कि हम इसको दूर करें, तो निश्चित तौर पे आप और हम सभी मिलके इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नियोजक, कोई भी ऐसा व्यक्ति आज की परिस्थिति में यदि चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करता है, या वो करने की कोशिश भी करेगा या प्रयास भी करेगा, तो भी हम उस पर कानूनी कार्रवाई, कानूनी एक्शन हम उसमें ले सकते हैं। कुछ जगह आपने देखा हो, कई बार प्रेशर्स भी आते हैं, कई बार ऐसे बड़े लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको इन सभी चीज़ों को ओवरकम करते हुए, हमको इन चीज़ों से पार पाते हुए चाइल्ड लेबर को रोकना है। चाइल्ड लेबर आगे न बढ़े, इसका हम सभी को प्रयास करना है। अब हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की। चाइल्ड लेबर यदि कहीं हमको मिल जाते हैं या बच्चे हमको कहीं दिख जाते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा उनको उस काम से उसको मुक्त कराना रहता है। हमको उसको रेस्क्यू करना रहता है। रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन, टास्क फोर्स के हमारे सदस्य, श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन, सभी लोग मिलकर उस बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद उन बच्चों को संबंधित का जो शेल्टर होम्स रहते हैं उसमें जाते हैं, बालिका गृह रहते हैं उसमें जाते हैं, उसमें उनको रखा जाता है। अब रहा सवाल कि इनकी मजबूरी क्या है कि ये चाइल्ड लेबर करने के लिए मजबूर हो गए। पारिवारिक समस्या, गरीबी, या उनके पेरेंट्स का जबरदस्ती करना, बच्चों को जबरदस्ती काम कराना, ये कुछ ऐसे बेसिक समस्याएं हो सकती है जिसके वजह से ये बच्चे जो है मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। यदि हम इन बच्चों को शेल्टर होम्स में ले जाते हैं, तो इनके माता पिता का क्या होगा, या इनके माता पिता अपना मेहनत न करके इन बच्चों से काम कराते हैं या खुद भी वो काम पे जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं, ये क्वेश्चन एक आता है। ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि इनको कैसे हम, किस शासन के कौन से स्कीम से, किन किन माध्यमों से हम इनको बेनिफिट दिला सकें। देखिए, बेनिफिट दिलाने की जहाँ तक बात है, शासन की ऐसे बहुत सारे स्कीम्स चलती हैं, सभी विभागों में स्कीम्स चलती हैं। बस दिक्कत ये आती है कि उन स्कीम्स के बारे में हम लोग की जो जानकारी है, या हमारे साथियों को जो जानकारी है, वो थोड़ी सी कम होती है या ना पता होती है, या हम अनभिज्ञ हैं उन सभी स्कीम्स के बारे में। इसके लिए मैं आपको कुछ स्कीम्स जो श्रम विभाग चला रहा है, जो हम इन बच्चों के परिवारों को प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत इजीली, बिल्कुल भी इसमें तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल भी इसमें कठिनाई नहीं होती, इसलिए ताकि इन बच्चों का भी रिहैबिलिटेशन हो सके, साथ साथ इनके जो परिवार है, इनके जो माता पिता हैं जो इनको काम पे भेजते हैं, उनका भी रिहैबिलिटेशन हो सके। एक बार उनका रिहैबिलिटेशन होगा तो वो निश्चित तौर पे अपने बच्चों को जो है बाहर काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। अब
स्कीम के बारे में बात करूं तो हमारे यहाँ दो बहुत अच्छे और बहुत बड़े मंडल चल रहे हैं। पहले मंडल का नाम है मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। मैडम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैडम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी। हेलो, आ रही है? जी अब ठीक है, ठीक है जी। ओके, हमारा जो सबसे पहला मंडल है उसका नाम है मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। ये मंडल एक ऐसा मंडल है जो हर उस मजदूर का पंजीयन करता है जो कंस्ट्रक्शन के काम में संलग्न है। कंस्ट्रक्शन का काम मतलब जैसे जो रोड बनाने के काम में है, जो पुल पुलिया बनाने के काम में संलग्न है, जो रेलवे ट्रैक बिछाने के काम में संलग्न है। इसमें कुल मिला के 42 कैटेगरी ऐसे डिफाइन किए हुए हैं जिसमें कि वर्कर यदि काम कर रहा है या उस बाल श्रमिक का जो माता पिता है वो यदि काम कर रहे हैं, उनके लिए उनके पूरे रिहैबिलिटेशन, उनके पूरे परिवार के लिए सुविधाएं, उनके पूरे परिवार के लिए योजनाएं उपलब्ध कराता है। ये 42 कैटेगरी में यदि हम बात करें तो उसमें ईंट भट्टे बनाने वाले लोग भी आ जाएंगे, स्टोन क्रशर पे काम करने वाले लोग, कुएं से जो मिट्टी निकालते हैं वो आ जाएंगे, कुएं खोदने का काम करने वाले लोग, टेंट बनाने का काम करने वाले लोग, टेंट खड़ा करने वाले लोग। इस प्रकार कुल मिला के 42 कैटेगरी ऐसी हैं जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत आते हैं। भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें लगभग 22 स्कीम हमारे यहाँ चलती हैं। ये पूरे प्रदेश भर के लिए है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। हम इन मजदूर जो बाल श्रमिक काम करते हुए जो बच्चे हमको मिलते हैं, हमारा यह प्रयास रहता है कि इन बच्चों के माता पिता को इस मंडल के अधीन पंजीकृत करा दें। यदि एक बार वो पंजीकृत हो जाते हैं तो पंजीयन के बाद उनको ये सारी योजनाओं का लाभ मिलने लगता है। यदि हम योजनाओं की बात करें, सबसे पहले पंजीयन आपको बता देती हूँ। पंजीयन, इन मजदूरों का पंजीयन कराने के लिए कहीं भी हमको किसी दूर कलेक्ट्रेट में या जिला पंचायत के दफ्तर या श्रम विभाग के दफ्तर दौड़ने की जरूरत नहीं है। जिस भी वार्ड में, जिस भी गांव में वो वर्कर रह रहा है, उस बच्चे के माता पिता रह रहे हों, आप उनका पंजीयन उसी वार्ड कार्यालय में इजीली करा सकते हैं। इसका सबसे आसान है कि एक सिंपल और सादे कागज पे वो अपना स्व प्रमाणीकरण देता है जिसमें कि सिर्फ इतना लिखना है कि मैं मजदूरी करता हूँ। दूसरा, उसको फोटो लगेगी और समग्र आईडी लगेगी और तुरंत उसका पंजीयन ऑनलाइन हो जाएगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र पे हो चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो। इस मंडल के अधीन 22 स्कीम्स ऐसी हैं जिसके अंतर्गत उसको लाभ मिलने लग जाता है। क्योंकि हम बाल श्रम की बात करते हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई से भी हम संबंध रखते हैं, तो ये स्कीम के अंतर्गत बच्चा कक्षा 1 से लेके जितनी भी पढ़ाई वो करना चाहेगा उसको शासन की तरफ से उसकी फीस दी जाती है। कोई भी इसमें उसको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उसका अधिकार है पढ़ना। अगर वो अपने बच्चों को कहीं पढ़ाना चाहता है तो वो आसानी से इस मंडल के अधीन पंजीयन पाके वो बच्चों को पढ़ा सकता है। यदि उसके घर में बच्चियां हैं जो शादी लायक हैं तो उसके लिए 2 बच्चियों की शादी तक का पैसा शासन देती है, मंडल देता है, जिसमें 51 हजार उनकी बच्चियों को शादी के लिए पैसा मिलता है। यदि उसके घर में मजदूर है, उसके घर में डिलीवरी होनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, डिलीवरी होनी है उसको, तो उसके लिए भी प्रसूति सहायता शासन देता है। इसके साथ ही साथ हाउसिंग की फैसिलिटी के लिए भी उसको जो सब्सिडीज होती है वो प्रदान करते हैं। उसके यहाँ अगर किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु सहायता में भी सामान्य मृत्यु के 2 लाख और एक्सीडेंटल डेथ में उसको 4 लाख मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि हम इन बच्चों को यदि कहीं भी पाते हैं, हम उसका सर्वे ये कर लेते हैं कि बच्चे किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। यदि वो कंस्ट्रक्शन साइट के बच्चे हों या ईंट भट्टे से रिलेटेड फैमिली हो या स्टोन क्रशर से रिलेटेड फैमिली हो, इन परिवारों को हमारा प्रयास रहता है कि हम इसको भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन करा लें। पंजीयन कराने के बाद बच्चा भी शेल्टर होम से अपना सेफ काउंसलिंग के बाद जो आगे कार्रवाई होती है, मेंबर्स अधिक इसके बारे में आपको बताए होंगे,
वो कार्रवाई करने के बाद उसको स्कूल में एडमिशन और ये सब हो जाता है। जहाँ तक परिवार है, परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये इस योजना का लाभ हम प्रयास करते हैं कि इसमें मिले। इसमें जो है हमारे जो साथी एनजीओ हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कई जगह से हमको लिस्टिंग ला के दी है। उन लिस्टिंग को हमारी कोशिश रहती है कि हम संबंधित के वार्ड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय, सचिव कार्यालय, जनपद कार्यालय में हम भेजते हैं ताकि उन वर्कर्स का पंजीयन हो सके। इसमें एनजीओ जो रहते हैं वो हमको लिस्टिंग पूरी प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारा एक टास्क जो बहुत बड़ा टास्क रहता है फील्ड का, वो हमारे एनजीओ साथी हमको उसमें प्रदान करते हैं। उनका भी मैं इस फोरम के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। दूसरा जो मंडल जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है असंगठित कर्मकार मंडल, जिसका नाम आपने मध्य प्रदेश में 2018 के बाद से बहुत सुना होगा, जिसको कि हम आम बोलचाल और इसकी भाषा में संबल योजना बोलते हैं। संबल योजना वो योजना है जो श्रम विभाग के अधीन चल रही है। इस योजना का जो पूरा नाम है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। ये जो योजना है ये 2018 से चल रही है। इस योजना में कोई भी ऐसा श्रमिक आज की डेट में ऐसा कोई वर्कर नहीं होगा जो इसमें कवर अप नहीं हो सकेगा। सारे के सारे वर्कर, चाहे वो दुकान में काम कर रहे हो, चाहे वो फेरी लगाते हो, चाहे वो फुटपाथ पे बैठ के अपना सामान बेचते हो, चाहे वो ठेला लगाते हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में काम करते हो, चाहे वो खुद की दुकान चलाते हो पर आयकर दाता न हो, ऐसे सभी वर्कर्स इस संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। ये संबल योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कि फिर से बहुत सारे लाभ शासन इनको दे रहे हैं। हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे मिलते हैं हमको प्रवर्तन के कार्य के दौरान या टास्क फोर्स के रेड के दौरान या कहीं से शिकायतों के दौरान या पेंसिल पोर्टल पे आए शिकायतों के दौरान, तो उन वर्कर्स, उन बच्चों के माता पिता का हम लोग जानकारी जब लेते हैं, ये पाया जाता है कि ये दुकान में काम करता है इनका पिता या इनकी माता कहीं घर में काम करती है, तो इन वर्कर्स को हम संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत करते हैं। पंजीयन करने के बाद इनको बहुत सारे लाभ जो शासन ने निर्धारित किए हैं वो इनको प्राप्त होने लगते हैं। सबसे पहला जो पेरेंट्स का जो टेंशन रहता है, जो गरीब परिवारों का टेंशन रहता है कि बच्चों को शिक्षा के लिए हमारे पास पैसे नहीं, बच्चों को शिक्षा के लिए हम कैसे भेजें। इस योजना के अंतर्गत भी शिक्षा का प्रावधान फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। यदि आपका बच्चा किसी भी स्कूल में उसका हम एडमिशन कराते हैं तो उन बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन मिलती है, जिसका कि फीस उनको नहीं भरना पड़ता है और वो उनको शासन की तरफ से फ्री मुहैया कराई जाती है। जहाँ तक किताबों का सवाल है तो किताब भी पाठ्य पुस्तक निगम से और बाकी जो शिक्षा विभाग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकें, गणवेश, ड्रेस ये सब अवेलेबल कराते हैं। तो शिक्षा का जो एक बहुत बड़ा बोझ रहता है कई बार परिवारों को कि भाई इन बच्चों को हम कैसे फीस देंगे, तो वो एक बोझ जो है, बहुत बड़ा बोझ जो है शासन की योजनाओं से वो कम करने का प्रयास किया गया है। इस योजना में अगर पंजीकृत जो व्यक्ति है, जो मजदूर है, यदि उसकी मृत्यु होती है तो 2 लाख और 4 लाख, एक्सीडेंटल डेथ में 4 लाख और 2 लाख हम इस सामान्य मृत्यु में उसको प्रदान करते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो योजना में, जो मृत्यु योजना में जोड़ी हुई है शासन ने, वो ये है कि यदि उसके परिवार के सदस्य की भी यदि मृत्यु होती है तो उसमें भी शासन द्वारा अंत्येष्टि सहायता दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि वो पंजीकृत है और बाकी लोग पंजीकृत नहीं है तो उसके परिवार को सहायता नहीं मिलेगी। यदि उसमें कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है तो अंत्येष्टि सहायता तुरंत उसको तत्काल प्रोवाइड किया जाता है। अंत्येष्टि सहायता मिलने के बाद उसको अनुग्रह सहायता की जो है वो जो उसकी प्रोसेस है उसको पूरी की जाती है। संबल योजना एक ऐसी योजना है जो अधिकांश, अगर हम बाल श्रमिक देखें या बच्चों को हम इन बच्चों का स्टडी करते हैं तब उसमें ये मिलता है कि ये बच्चे जो है अक्सर उस फैमिली से आते हैं जो बहुत ही पुअर है, जो हैंड टू माउथ है और जिनके माता पिता या तो ठेला लगाते हैं, कई जगह वो अपने बच्चों को भी उन ठेलों पे खड़ा करके काम कराते हैं,
या वो खुद किसी दूसरे ठेले के अधीन या कहीं फेरी पे या कहीं फुटपाथ पे ऐसा काम में वो नियोजित होते हैं। तो ये दो जो हमारे कर्मकार कल्याण मंडल हैं, ये ऐसे मंडल हैं जो कि इतने स्कीम्स, इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं, जिससे कि कहीं भी ये सिचुएशन अराइज अगर होती है तो उसके परिवार को एक बहुत बड़ा सहायता, एक बहुत बड़ा उसको स्कोप, और इससे वो अपने जो परिवार है उसकी आर्थिक कठिनाई है, मेन जो है आर्थिक कठिनाई है, लाइवलीहुड जो है वो लाइवलीहुड की जो उसकी आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाती है। इन मंडलों में यदि उसका पंजीयन हो जाता है तो वो एक तरह से उसका रिहैबिलिटेशन जो है वो पूर्ण हो जाता है। रिहैबिलिटेशन के साथ साथ उसकी जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक जितनी भी समस्याएं हम देखते हैं वो उससे दूर हो सकते हैं। हमारा ये पूरा डिपार्टमेंट, पूरे सारे हमारे सहयोगी संस्थान, हमारे मेंबर्स, हमारे एनजीओ, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब के साथ हम लोग इसके साथ मिलकर हम लोग ये भी कोशिश करते हैं, जो अन्य विभागों की योजनाएं हैं, जैसे महिला बाल विकास की योजनाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाएं हैं, जो नगर निगम की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत भी हम इसको, इन वर्कर्स के माता पिता को और इनको हम उसके अंतर्गत भी कवर अप कर सकें, ताकि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट से वो इन योजना का लाभ ले पाए। यदि वो लाभ ले लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि उनकी जो आर्थिक समस्या है उसमें कुछ कमी आती है और वो एक तरीके के अपने स्टैंड अप होने के स्टेप्स पे रहते हैं। मेरा ये पूरा हम लोग पूरे डिपार्टमेंट के साथ और हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि यदि हमको ऐसे बच्चे मिलते हैं तो उससे हम जड़ तक जाने का कोशिश करते हैं। और ये समस्या आज है, अभी भी प्रेवलेंट कर रही है। हम लोग इतने सारे लोग इस मंच से जुड़े हैं, हम लोग इतने सारे कोशिशें, सब लोग अपने अपने लेवल पे बहुत सारी कोशिशें करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि ऐसी स्थिति, ऐसे बाल श्रमों की स्थिति उत्पन्न न हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये उत्पन्न होती है, तो उसमें हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक संस्थान जो इन सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, वो भी संस्थान भी बाद में आता है, पहले तो सारा व्यक्ति इंडिविजुअल एज अ होल आता है। यदि हम अपने ही मन में ये ठान लें कि कोई भी ऐसा बंदा दिखता है जो बाल श्रमिकों से काम कराते हैं, बच्चों से काम कराते हैं, तो हम उसको वहीं पे रोकें, वहीं पे उसको आगाह करें, वहीं पे उसको बताएं कि ये जो आप काम करा रहे हैं ये ठीक नहीं है। यदि हम अपने तरफ से ही ये प्रयास कर लेंगे तो ही हम ये कोशिश कर पाएंगे कि हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश इस बाल श्रम से मुक्त हो सकेगा। लेकिन अगर वहीं हम आंख चुरा के और साइड होके चले जाएं कि हमें क्या करना है, हाँ ये वो जाने और उसका काम जाने, तो इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। थोड़ा सा संवेदनशील, थोड़ी सी व्हाट आई शुड से फीलिंग्स हमको जागृत करनी होगी, जिससे कि हम कभी भी ऐसे बच्चों को देखें तो हम उनसे मुंह न मोड़ें, हम उनसे पूछें, उनकी तकलीफ को पूछें और उनके परिवार की समस्या को पूछ सकते हैं। देखिए, पूछने में ना हमारा कुछ जा रहा है, बल्कि हम उसको मदद करने की एक राह पे होंगे। यदि हमारे पास जानकारी होगी, यदि हमारे पास उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी, तो हम उसको आगे जो डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड होंगे, हम उसको मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए हमको हमारे ईगो को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा और समाज के इस बिल्कुल निचले तबके से जुड़ना होगा। ये शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी गाड़ी क्यों रोकूं और क्यों मैं उस बच्चे से ना पूछूं। इसलिए मेरा आप सबसे सभी को मैं ये अपील करना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ इस फोरम के माध्यम से। चौबे जी ने मुझे बहुत अच्छा एक आज ये फोरम दिया है, जिससे कि मैं एक साथ आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर, पर मैं जुड़ सकी हूँ। अगर हम मन में थोड़ा सा ये विश्वास कर लें, विश्वास के साथ इस मुहिम पे हम जुड़ जाएं कि नहीं यार, कहीं भी हमको ऐसा बच्चा दिखेगा, एटलीस्ट हम रुक के उससे इतना ही पूछ लें कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं या आपके माता पिता क्या कर रहे हैं, तो हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि बच्चा इस तकलीफ में क्यों है और हम उसको कुछ मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा आप सबसे ये अपील है
कि आप कहीं भी ऐसे बच्चों को देखें तो आप उसमें पेंसिल पोर्टल पे, आप 1098 पे, नजदीकी पुलिस स्टेशन पे, श्रम विभाग के कार्यालय, तहसील ऑफिस के कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, आप उसकी शिकायत, उसकी कंप्लेंट, उसकी सूचना हमको दे सकते हैं। यदि आप हमको उसकी सूचना देंगे तो उसमें तुरंत ही कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के साथ साथ हम उस पर आगे प्रयास करेंगे। बस मेरा आप लोग से यही सब अपील। जी धन्यवाद मैडम। योजनाएं भी हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार की तरफ से लोग भी हैं, जरूरत है थोड़ा सेंसिटिव होने की। बहुत अच्छे शब्दों में आपने योजनाओं और चाइल्ड लेबर के बारे में बताया। अविनाश करण जी लिखते हैं, हर रोज ही इस जहां से जवाब मांगते हैं, ये बच्चे भी मन ही मन किताब मांगते हैं। जरूरत है बच्चों को पुस्तकें, किताबें और योजनाओं का लाभ देने के लिए। अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, जहां एक तरफ बाल श्रम बालकों के शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति में भी बाधक है, वहीं दूसरी तरफ एक और सामाजिक बुराई है जो सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा कह लीजिए, सभ्य समाज के मुंह पर एक कालिक है, बाल विवाह। बाल विवाह न सिर्फ बालकों के शरीर बल्कि उनके कोमल मन को भी इस कदर प्रभावित करता है कि कभी कभी वो तमाम उम्र तक उस छोटी सी गलती जो समाज ने उनके साथ किया उसको भुलाना संभव नहीं हो पाता है। तो हमारे साथ बाल विवाह पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह राठौर। आप MBA, LLB, LLM और कानून में ही PhD हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। आप निप्सिट जैसी संस्थाओं में रिसोर्स पर्सन भी हैं। मैं डॉक्टर अभिजीत से आग्रह करूंगा कि आप आज का जो विषय है चाइल्ड मैरिज, उसके ऊपर अपनी बात रखें। डॉक्टर अभिजीत राठौर। धन्यवाद चौबे साहब। सभी सम्माननीय प्रतिभागियों को, श्रोतागण को भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और विशेषकर चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया का बहुत हृदय की गहराइयों से आभारी भी हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया। स्क्रीन पे मेरे अग्रज डॉक्टर नितिन शुक्ल भी दिखाई दे रहे हैं, जो किशोर न्याय बोर्ड के सम्माननीय सदस्य न्यायाधीश हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक युक्ति आप सभी ने सुनी होगी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब इस युक्ति के साथ साथ आज का हम जो अभी जैस्मिन अली मैडम ने जो विषय लिया चाइल्ड लेबर, और मैं जो विषय आपके साथ चर्चारत हूं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये माइनर एक्ट क्यों बनाए गए? जब हमारे बच्चों को भगवान का रूप दिया गया है, विधायिका को क्या आवश्यकता पड़ी कि ऐसे माइनर एक्ट बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए जाए? इनकी रोकथाम के लिए हमारे बीच में यह अधिनियम है। क्या प्रावधान है? कानून की क्लिष्ट भाषा से आप लोगों के समझने लायक सरल भाषा में आपके समक्ष मैं इस अधिनियम की जो संबंधित प्रावधान है आपके बीच में रखता हूं। मित्रों, 1929 में सर्वप्रथम बच्चों के विवाह के संबंध में एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, जिसे निरसित करते हुए सन 2006 में एक नवीन अधिनियम हमारे बीच में हमारे विधायिका द्वारा संसद द्वारा लाया गया, जिसका नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सन 2006 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। मित्रों, 2006 में इस अधिनियम को संसद में रखा गया। तत्पश्चात
दिनांक 10 जनवरी 2007 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति पश्चात दिनांक 1 नवंबर 2007 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर इसे लागू किया गया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के हटने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष पर यह अधिनियम लागू होगा। मित्रों, इस अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का मूल उद्देश्य बाल विवाहों के अनुष्ठान का प्रतिषेध, उनका रोकथाम करना और बाल विवाह से संबंधित विषयों का या उससे जुड़े हुए अनुशांसिक विषयों के संबंध में उपबंध करना है। विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में तो ये लागू है ही, परंतु भारत से बाहर या भारत से परे रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं उन पर भी ये अधिनियम उसी प्रभाव से लागू होता है जैसा कि वे नागरिक भारत की सीमाओं में रह रहे हैं। आगे बात करें, एक जनरल फिनोमिना, जैसा एक आम जानकारी के अनुसार आप सभी को विदित होगा कि बाल विवाह की जो न्यूनतम आयु है हमारे भारत देश में, वह अगर नर है, पुरुष पक्षकार है, तब 21 वर्ष। जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो नर बालक कहलाएगा। और बालिका की अगर हम बात करें, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत बालिका के रूप में परिभाषित है। मतलब न्यूनतम आयु जो विवाह की भारतवर्ष में है वह पुरुष पक्षकार के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और बालिका अगर स्त्री पक्षकार है उसके लिए 18 वर्ष हुई। अब एक शब्द मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूं, बाल विवाह। बाल विवाह किसको कहेंगे? इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह ऐसा विवाह है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार बालक हो। मतलब यदि किसी बालक और बालिका की शादी हो रही है और बालक अगर 22 वर्ष का है और बालिका अगर 17 वर्ष की हुई, तो बालिका के विकल्प पर यह विवाह बाल विवाह होगा। और यदि बालिका 19 वर्ष की है और बालक 20 वर्ष का हुआ या 19 वर्ष का हुआ, तो यह विवाह बालक के विकल्प पर बाल विवाह कहलाएगा। मित्रों, यहां एक टर्म, एक शब्द मैं आपके सामने रखूंगा, अवयस्क। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। अब यहां एक प्रश्न उत्पन्न ये होता है जो हम आगे हमारे एक्ट में कुछ सेक्शन 9 पढ़ेंगे, जब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। फिर भी जब मैं न्यूनतम, एक प्रश्न यह उठता है कि जब मैं न्यूनतम आयु बता चुका हूं तब यहां पर अवयस्क या वयस्कता की बात क्यों आ रही है? मित्रों, स्त्री पक्षकार, महिला पक्षकार का जो आयु है अगर वो 18 से कम है, देखिए वयस्कता का जो आयु हमारे देश में है पुरुष और महिला की दोनों की समान उम्र है, दैट इज 18 ईयर्स। जिस भी नागरिक ने, जिस भी व्यक्ति ने 18 वर्ष की, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है तब उसे वयस्क माना जाएगा भारत में। अब यहां चूंकि विवाह के संबंध में पुरुष और स्त्री की आयु को अलग अलग डिफाइन किया गया है, अलग अलग पृथक पृथक रूप से परिभाषित किया गया है, इसलिए स्त्री के मामले में 18 वर्ष से कम है तो बालिका हो जाएगी। लेकिन पुरुष के मामले में अगर मैं बात करूं तो 18 से 21 वर्ष के बीच का जो पुरुष होगा उसे हम पुरुष वयस्क के नाम से बोलेंगे। धारा 9 में इसके संबंध में दंडिक प्रावधान है, वो मैं धारा 9 के समय जब आऊंगा तब आपसे डिस्कशन करूंगा। चलिए, प्रत्येक बाल विवाह
विवाह के बंधन में आने वाले एक्से पक्षकार, मतलब जो कोई भी बाल विवाह है, तब जो बच्चा, जो बालक उस समय अवयस्क होगा या बालक होगा, उसके विकल्प पर शून्यकरणीय होगा, नल एंड वॉइड होगा। अगर दोनों में से कोई एक पक्षकार अवयस्क है या न्यूनतम आयु से कम है, तब वह उसके विकल्प पर विवाह शून्यकरणीय होगा, वाइड एब इनिशियो रहेगा, प्रारंभ से ही शून्यकरणीय। अब यदि कोई पक्षकार अपने विवाह को बाल विवाह के आधार पर अकृत या नल शून्यकरणीय घोषित कराना चाहता है, तब उसे विवाह को अकृतता की डिक्री होता है, आप कॉमन भाषा में समझें तो निर्णय समझ लें। निर्णय के पश्चात जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसे कानूनी भाषा में डिक्री कहा जाता है। अब वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत बाल विवाह को अकृतता, नलिटी के ग्राउंड पर डिक्री द्वारा रद्द करने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। अब यहां मैंने जिला न्यायालय आपको बोला, जिला न्यायालय से तात्पर्य यह है यदि किसी जिले में, वैसे बहुमत में सारे ही हिंदुस्तान के सारे जिलों में कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है। अगर किसी जिले में फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय नाम से कोई न्यायालय है, तब जिला न्यायालय उसको कहा जाएगा। और यदि किसी जिले में कुटुंब न्यायालय नाम से कोई न्यायालय, परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट नाम से कोई न्यायालय नहीं है, तब उस जिले का जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, उसके जिला न्यायालय को जिला न्यायालय समझा जाएगा। अब इस बिंदु पर, बाल विवाह के बिंदु पर, यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार, चाहे महिला पक्षकार चाहे पुरुष पक्षकार, नलिटी के ग्राउंड पर अगर डिक्री या समाप्त घोषित कराना चाहता है, रद्द कराना चाहता है, तब वो जिला न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। अब ये इस बालक या बालिका कौन इनकी तरफ से जिला न्यायालय में अपीयर हो पाएगा या आवेदन कर सकेगा, उसको समझें। याचिका फाइल करते समय अगर याचिकाकर्ता अवयस्क है, महिला है तो 18 से कम है, पुरुष पक्षकार है तो 21 से कम है, तो याचिका उसके संरक्षक, गार्जियन अथवा वाद मित्र, लीगल फ्रेंड, जो आमतौर पे इन मामलों में महिला संबंध, जो मेंटेनेंस या फैमिली कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं, उनमें एडवोकेट्स को वाद मित्र भी कहा जाता है। आपका लीगल फ्रेंड, गार्जियन या तीसरे नंबर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से फाइल की जा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वयस्कता प्राप्त करने के उपरांत यदि बाल विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा रद्द करने के लिए कोई आवेदन लगाना है, तब वह आवेदन वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के बाद ही फाइल की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि बाल विवाह में विवाह तो हो गया, मोटे मोटे तौर पे ओमनिबस ग्राउंड पे अगर हम इसका आधार समझें कि 2 वर्ष बाद क्यों, तत्काल क्यों नहीं, क्योंकि वयस्कता आपने प्राप्त कर ली तो अब तो आप उस उम्र में आ चुके हैं कि विधिवत आप विवाहित हो सकते हैं। तब यदि सर्कमस्टांसेस ऐसे कहते हैं कि हम कैरी आउट कर सकते हैं मैरिज को, तब वे या तो अपने विवाह के साथ, जो विवाह हुआ है उसके साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन दूसरा विकल्प यह, कानून हमें विकल्प देता है, विधि हमें एक अवसर प्रदान करती कि यदि आपको बाल विवाह के ग्राउंड पर के आधार पर अकृतता की डिक्री आपको प्राप्त करनी हो, तो आप 2 वर्ष की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पश्चात ही आपकी आवेदन न्यायालय में, संबंधित न्यायालय में लगाया जा सकता है। अगर फिगर्स के अनुसार अगर हम समझें, 18
वर्ष से कम आयु की अगर युवती, मान लीजिए 17 वर्ष और 364 दिन की अगर किसी युवती का विवाह हुआ है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। लेकिन उसको अकृतता की डिग्री के लिए आवेदन कब कर सकती है वो? ठीक 2 वर्ष पश्चात। 20 वर्ष और 364 दिन का अगर कोई पुरुष पक्षकार है तो वो कब करेगा? वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पश्चात, मिनिमम 2 वर्ष पश्चात। चलिए, अब महिला पक्षकारों के भरण पोषण के संबंध में या उनके निवास के संबंध में, जिनका बाल विवाह हो चुका है, इनके निवास या भरण पोषण के संबंध में क्या प्रावधान हमारे बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम किए गए वो देखते हैं। धारा 4 में महिला पक्षकारों के भरण पोषण और निवास के संबंध में प्रावधान किए गए। धारा 4 में बाल विवाह के अकृत किए जाने, जब डिक्री हो जाती है, बाल विवाह को समाप्त घोषित कर दिया जाता है संबंधित जिला न्यायालय से, तो अकृत किए जाने पर महिला पक्षकार को भरण पोषण प्रदान किया जाएगा जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता। महिला पक्षकार का जब तक द्वितीय विवाह नहीं हो जाता, पुनर्विवाह नहीं, द्वितीय विवाह से तात्पर्य पुनर्विवाह नहीं हो जाता, तब तक वह भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अब भरण पोषण की मात्रा का अवधारण कैसे होगा? 3 बिंदु हैं जिनके आधार पर संबंधित न्यायालय भरण पोषण का अवधारण करेंगे राशि का। नंबर 1, बालक की आवश्यकताएं। अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली, जिस जीवन शैली के रहने के अभ्यस्त वो हो, उस जीवन शैली के अनुसार भरण पोषण राशि तय की जाएगी। नंबर 3, जो विरोधी पक्षकार है, उस पक्षकार जो संदाय करने राशि संदाय करेगा, जो पक्षकार, उस पक्षकार की आय के साधन क्या क्या है। यहां पर एक विशिष्ट बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामने वाले पक्षकार की आय तो ठीक है, यदि वो कैपेबल बहुत ज्यादा हद तक नहीं है तो उसके माता पिता पर भी संबंधित न्यायालय अधिरोपित कर सकता है भरण पोषण राशि संदाय करने का आदेश। और आगे बढ़ते हैं। धारा 5 प्रावधान करती है उन बच्चों के संबंध में जो बाल विवाह से उत्पन्न हुए हों। धारा 5 के अधीन बाल विवाह से जन्मे बच्चों का भरण पोषण और अभिरक्षा उपबंधित है कि जो बच्चे बाल विवाह से किसी पुरुष और स्त्री का बाल विवाह हुआ और उनसे कोई बच्चे उत्पन्न हुए हों, तो उनका भरण पोषण का जो प्रावधान है वो धारा 5 में उपबंधित किया गया है, जिसमें और अब साथ में अभिरक्षा भी, जिसमें न्यायालय सबसे पहले बालक का, उस बच्चे का सर्वोत्तम हित, जो हमारा जेजे बोर्ड का और सीडब्ल्यूसी कमेटी का जो किशोर न्याय बोर्ड का मूल आधार है, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का, बालक का सर्वोत्तम हित, उस हित को ध्यान में रखेगी कि किस पक्षकार के साथ बच्चे का हित है रहना, कौन सा पक्षकार बच्चे को ज्यादा बेहतर तरीके से, नवजात शिशु को ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी जीवन शैली को आजीविका चला सकता है, उस पक्षकार के पास रखा जाएगा। यहां भी मैं स्पष्ट रूप से आपको विशेष एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के भरण पोषण के बारे में आदेश यदि विरोधी पक्षकार यदि पर्याप्त रूप से आय अर्जित नहीं करता हो तो उसके माता पिता पर भी न्यायालय अधिरोपित कर सकती है भरण पोषण का संदाय कर। अब हमने उन बच्चों के संबंध में के भरण पोषण के संबंध में बात की जो बच्चे बाल विवाह से उत्पन्न हुए हैं। अब उनकी लीगलिटी या धर्मस्थता के बारे में क्या कानून में प्रावधान, उनकी धर्मस्थता या अधर्मस्थता। तो धारा 6
इस बात का प्रावधान करती है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बाल विवाह से जन्मे बच्चों का जो स्टेटस रहेगा वो धर्मज कहलाएंगे, लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाएंगे। अगर आम भाषा में हम समझें तो वे बालिग कहलाएंगे, नाबालिग नहीं। चाहे उनके माता पिता का विवाह शून्य घोषित कर, प्रारंभ से ही शून्य करनी क्यों ना हो, लेकिन उस बच्चे का स्टेटस पूर्णतः लेजिटिमेट रहेगा, धर्मज रहेगा, और वे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से के अंतर्गत समस्त उन प्रावधानों का लाभ ले सकता है जो एक पूर्णतः धर्मज संतान ले सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब किन न्यायालयों में परिवाद लगाया जा सकेगा भरण पोषण और अभिरक्षा से संबंधित प्रावधानों का लाभ लेने के लिए? तो धारा 3, 4, 5 के अधीन भरण पोषण और अभिरक्षा जैसे अनुतोष प्रदान करने के लिए, प्रयोजन के लिए अधिकारता कौन से न्यायालय होंगे? वो न्यायालय है जहां प्रतिवादी मतलब सामने वाला पक्ष विरोधी पक्षकार निवास करता हो, या जहां बालक निवास करता हो। नंबर 2, जहां ये ऐसा बाल विवाह हुआ हो, अनुस्थापित हुआ हो, या जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से बाल विवाह के पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया हो उस स्थानीय अधिकारिता के जिला न्यायालय में, या जहां पर याचिकाकर्ता या आवेदनकर्ता या अर्जीदार अपनी आवेदन प्रस्तुत करता है या आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक को जहां वह स्थायी या अस्थायी रूप से रहता हो, उस जिला न्यायालय में ऐसा परिवाद लगाया जा सकेगा। अभी कुछ देर पहले मैं आपके साथ वयस्कता अधिनियम 1875 के संबंध में एक चर्चा मैंने आपके साथ छेड़ी थी। 18 और 18 से 21 और 21 से ऊपर वाली बात। तो पुरुष पक्षकार यदि कोई बाल विवाह, धारा 9 की बात कर रहा हूं अब मैं, यदि कोई पुरुष पक्षकार जिसने बाल विवाह किया हो और जो 18 से 21 वर्ष का हो, वो एक दंडिक प्रावधान है उसके विरुद्ध, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी वयस्क पुरुष मतलब 18 से 21 के बीच का, वयस्क तो है लेकिन न्यूनतम आयु जिसने प्राप्त नहीं की है तो उसको वयस्क पुरुष कहा गया है अधिनियम के बीच में। वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये बात हो गई। और 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी वयस्क पुरुष द्वारा यदि किसी बालिका से विवाह किया गया है तब वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। 2 वर्ष का दंड है उस पुरुष पक्षकार को जो 18 से 21 वर्ष की आयु का पाया जाता है, या जुर्माना जो 1 लाख तक का हो सकेगा, या दोनों, या तो उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है 1 दिन से लगा के 2 साल तक की, या 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अब बाल विवाह करवाने वालों के संबंध में इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं? जो स्थापित करते हैं, जो अनुस्थापित करते हैं, जो कार्यक्रम ऐसे सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, या सामूहिक विवाह के अलावा अगर कोई एकल विवाह भी कर रहे हैं लेकिन जो ऐसी अनुमतियां देते हैं, जो जानते हैं कि ये एक विवाह करवाते हैं, उनके संबंध में क्या प्रावधान है वो देखें। ये धारा 10 में परिभाषित किए गए। बाल विवाह अधिनियम की धारा 10 के अधीन बाल विवाह का अनुष्ठान कराने के लिए दंड उत्बंधित है। जो कोई किसी बाल विवाह को संपन्न करता है, कराता है, संचालित करता है, निर्दिष्ट करता है या दुष्प्रेरित करता है, किसी अन्य व्यक्ति को इस बात का दुष्प्रेरण करता है कि वह किसी बाल विवाह को संचालित करवाए, ऐसा कृत्य एक दंडनीय अपराध होगा जो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, मतलब जो मैंने धारा 9 में आपको दंड बताया था वो या जुर्माना था, या कारावास या जुर्माना। यहां पर
ग्रेविटी अपराध की या दंड अपराध की जो ग्रेविटी है, जो गंभीरता है, वो बड़ी है, ऐसे व्यक्ति जो बाल विवाह संचालित करवाते हैं उनके लिए कठोर कारावास 2 वर्ष का है और जुर्माना जो 1 लाख तक का हो सकेगा। मतलब कारावास तो होना ही होना है। अब ऐसे विवाहों का संवर्धन करने या उन्हें अनुमति देने का के लिए जो दंड है वो भी 2 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखने की है कि ऐसी अनुमति या ऐसा विवाह करवाने में यदि कोई स्त्री पक्ष का कोई महिला शामिल होती है तब उसे कारावास के दंड से दंडित नहीं किया जाता, केवल जुर्माने से दंडित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां या जिन्हें हम कानूनी भाषा में एक्ट के अनुसार बोले तो कतिपय परिस्थितियां जिनमें विवाह प्रारंभ से ही अकृत, नल और शून्य वाइट समझा जाएगा, वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? जहां कोई बालक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जहां कोई बालक चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लड़का हो तो 21 वर्ष से कम और लड़की हो तो 18 वर्ष से कम, विवाह के प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण संरक्षक की देखरेख से बाहर लाया जाता है, नेचुरल गार्जियन के कस्टडी से बाहर लाया जाता है, या ऐसे आ जाने के लिए बहलाया फुसलाया जाता है, किसी एक स्थान से जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण साधनों से बहलाना फुसलाना, कोई नशा करवा के और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, फ्रॉड के तरह धोखा देके परगला के अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, ऐसे प्रवंचनापूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया गया कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल विवाह के प्रयोजन से आए, विक्रय किया जाता है और इन सब तरीकों से उसका विवाह करा दिया जाता है, तब ऐसा विवाह प्रारंभ से ही अकृत, नल और शून्य माना जाएगा। और यदि ऐसा अवयस्क विवाह नहीं किया कराया है और ऐसा अवयस्क इस प्रयोजन से लाया गया और अविवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय कर दिया जाता है, ले क्या है शादी के लिए, विवाह कराने के लिए, विवाह नहीं कराया लेकिन उसका विक्रय कर दिया गया या दुर्व्यापार, अनैतिक व्यापार में लिप्त कराया गया या अनैतिक प्रयोजन के लिए, तब भी ऐसा जो कृत्य है वो प्रारंभ से ही अकृत और शून्य होगा। अब इस अधिनियम की टेक्निकल या लगभग महत्वपूर्ण धारा है धारा 13, जिसमें परिवाद लगाए जाते हैं। व्यादेश, अभी एक शब्द मैं आपके सामने ले रहा हूं, इंजंक्शन, ये टेक्निकल और कानूनी टर्म है। व्यादेश या आप उसको आम भाषा में, सामान्य भाषा में न्यायालय का आदेश समझ सकते हैं। तो धारा 13 के अधीन बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने के लिए, रोकने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। ऐसा व्यादेश प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जारी करता है, या मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई महानगर है, तब उसका महानगर मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के ही समतुल्य होता है। ऐसा व्यादेश इस कोर्ट को, जो कुटुंब न्यायालय से मजिस्ट्रेट और जिला न्यायालय, इनमें दो में थोड़ा सा मैं फर्क भी आपको बताना चाहूंगा। जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला एवं सत्र न्यायालय ये बड़ी न्यायालय होती है। जो मैंने अभी तक आपको जिला न्यायालय वाली बात, जो अकृतता की टिकरी वाली बात कही थी, वह जो आवेदन है वह याचिका जिला न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष लगेगी। और व्यादेश अगर किसी होने वाले विवाह को रोकने संबंधी अगर कोई आदेश चाहना है तो वो संबंधित अधिकारिता वाले
मजिस्ट्रेट के यहाँ लगेगा, न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ लगेगा, जो निचली श्रेणी के होते हैं। चलिए, धारा 13 में विवाह को, बाल विवाहों को प्रतिषेध या रोकने के लिए व्यादेश जारी किया जाता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा जारी किया जाता है। और बाल विवाह को रोकने या प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन करने पर, नंबर 2 किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने पर, और नंबर 3 स्व प्रेरणा से, स्व मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए भी न्यायाधीश इसको जारी कर सकता है, यदि उसके संज्ञान में उसे विश्वास करने का कारण है कि मेरी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा कोई बाल विवाह होने वाला है, अनुस्थापित होने वाला है। तो उसके संबंध में स्व मोटो कॉग्निजेंस बोलते हैं इसे, स्व प्रेरणा से भी वो व्यादेश जारी कर सकता है। अन्यथा की दृष्टि में अगर उसे नहीं स्व प्रेरणा होती है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति भी परिवाद दाखिल करके धारा 13 के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य न्यायाधीश को देते हुए व्यादेश जारी करा सकता है। अब जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध धारा 13 के अधीन कोई व्यादेश जारी किया गया है, समझ लीजिए किसी कोई विवाह 15 दिन बाद होने वाला है, उसके पर्याप्त प्रूफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति ने संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने रख दिए। अब और सामने वाले को यह जानकारी भी हो गई कि हमारे खिलाफ व्यादेश जारी हो गया है, तो उसके संबंध में क्या दंड है वो देखते हैं। जो कोई यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध बाल विवाह के करवाने या अनुस्थापित कराने के विरुद्ध व्यादेश जारी किया गया है और उस व्यादेश की अवज्ञा करता है, तब वह कृत्य दंडनीय होगा और 2 वर्ष की अवधि से या जुर्माने जो 1 लाख तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। अब ऐसा विवाह अगर हो गया है व्यादेश जारी होने के बावजूद भी, धारा 13 के अंतर्गत कोई इंजंक्शन जारी किया गया है, व्यादेश आदेश जारी हो गया है और उसके उल्लंघन में कोई अंतरिम या अंतिम विवाह की कुछ सेरेमनीज या कुछ संस्कार हो चुके हों या पूरा विवाह हो चुका हो, ऐसा बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा। अब जैसा मैडम अली ने कुछ प्रक्रियात्मक बातें बताई थी, वैसी ही प्रक्रियात्मक बातें मैं आपके साथ थोड़ी सी रिपीट करना चाहूंगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, सर 5-7 मिनट का समय और है जो ओके, मैं कंक्लूडिंग करूं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो सारे अपराध हैं वे सारे संज्ञेय और अजमानतीय होंगे, कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब यदि कोई बाल विवाह होने की रिपोर्ट होती है, एफआईआर होती है संबंधित किसी स्थानीय अधिकारिता के पुलिस थाने में, उस जगह एफआईआर होने के पश्चात पुलिस तत्काल प्रभाव से बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। थाने से जमानत का प्रावधान नहीं है, जैसा लेबर लॉज में अली मैडम ने बताया वैसा ही यहां भी है। और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा आरोपियों को और वहां न्यायालय का विवेक है कि ऐसे आरोपियों को छोड़ा जाए या जेल भेजा जाए, न्यायिक निरोध में भेजा जाए। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है, जो राज्य सरकार करती है अपने अपने अलग अलग जिलों के लिए या कुछ जिलों के लिए एक साथ, जैसा राज्य सरकार उचित समझे। क्या कर्तव्य है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के? बाल विवाह के अनुष्ठानों को कैसी, मैं एग्जैक्ट लीगल लाइन पढ़ रहा हूं ताकि आप उसका पावर समझिएगा। बाल विवाहों के अनुष्ठापन का ऐसी कार्रवाई करके जो वह उचित समझे निवारण करें। मतलब जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को लगता हो, जिस रीति से पुलिस की मदद लेके, आशा कार्यकर्ता, चाइल्ड लाइन की मदद लेके, रेस्क्यू करके, जिस भी रीति से उचित समझे, बाल विवाह को रोकना उसका परम कर्तव्य है। नंबर 2, इस अधिनियम के उद्बंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में पर्याप्त सबूत इकट्ठे करना, बाल विवाह में सहायता करने वाले, दुष्प्रेरित करने वाले लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना, और
समाज में बाल विवाह के विरुद्ध जनमानस में एक आंदोलन तैयार करना, या जो शासन की नीतियां हैं, दांडिक प्रावधान है, उन्हें जनमानस में फैलाना, और समय समय पर राज्य सरकार को ऐसे आंकड़े देना जिससे प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स राज्य सरकार का बने। हम अंत की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकार जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करती है, उसे एक पुलिस अधिकारी की समस्त शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अगर गिरफ्तार करने जैसी, समन करने जैसी, रोकथाम करने जैसी, नोटिस देके बुलाने संबंधी, या सबसे महत्वपूर्ण हम जो पुलिस का आम जनमानस जो पुलिस की जो शक्ति समझता है, तत्काल प्रभाव से रोकथाम करके गिरफ्तार करने वाली शक्ति, अवरुद्ध करने वाली या प्रोहिबिट करने वाली किसी एक्शन को, ऐसी सभी शक्तियों का निर्धारण ऐसा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रखता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी लोक सेवक होता है, जिसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने के पहले शासन की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। अंत में आप सब फैटर्निटीज, CWC हो, JJB हो, या संबंधित जो जो फैटर्निटीज है, आपके सुरक्षा या आपके संरक्षण के लिए बात में यह प्रावधान जो कानून ने बना रखा है, धारा 18 के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो होगा, वो सद्भावना पूर्वक जो भी कार्रवाई करेगा, उसके लिए कोई भी वाद, कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी सूट, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं होगी। ये मैंडेटरी या आज्ञापक सिद्धांत है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सद्भावना पूर्वक आधार पर अगर कोई कार्रवाई करता है, चाहे कल को वो बाल विवाह नहीं निकले, अगर वो बाल विवाह नहीं निकलता है, लेकिन उस समय जब उसने बाल विवाह को रोका था, जो कार्रवाई की थी, उस समय उसके पास विश्वास करने का क्या कारण था, यह सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की परिभाषा हो। तो ये हमारा मोटे मोटे तौर पे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के सारे प्रावधान मैंने प्रयास किया है कि आपकी सरल भाषा में आपके सामने रख सकूं। ओवर टू यू चौबे सर। सर धन्यवाद। एक बेहद महत्वपूर्ण एक्ट को इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए, क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उन सारी चीजों के लिए। तो हमारे साथ आज एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, श्री गजेंद्र जी नारंग। सर आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं रोटरी क्लब के। हम रोटरी क्लब के साथ मिलकर के बाल विवाह और बाल श्रम पर पूरे प्रदेश में कुछ काम करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर के। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में हमें रोटरी क्लब कैसे हेल्पफुल होगा, क्या काम कर सकते हैं, रोटरी क्लब क्या है, उस पर थोड़ी जानकारी दें हमें। जी धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर चौबे साहब। आज यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर अभिजीत सिंह राठौर साहब, जिन्हें अभी अभी हमने सुना, काफी डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सभी को दी यहाँ पर, उसके लिए आपको साधुवाद। यहाँ पर जैस्मिन अली सितारा जी भी थी जिन्होंने अपनी बात रखी, और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा साहब, जिनसे अभी अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी बहुत ही अच्छी एक मीटिंग हुई है, और हमने काफी सारे प्रकल्प चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के साथ मिलकर किस तरह से रोटरी करे, इसके ऊपर उनसे चर्चा की है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे साथियों को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप से रोटरी क्लब ऑफ बुरहानपुर से हमारे जो साथी जुड़े हैं, राजेंद्र सलूजा जी और शर्मा साहब, आप का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करने के लिए चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ में, और CCF को आज यह जो उन्होंने राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ मिलकर जो ये आपका एनुअल मीटिंग रखी है ऑल इंडिया लेवल की, और इसके दोनों ही सब्जेक्ट्स चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मुझे कहा गया है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा रोटरी क्या है इस विषय पर जानकारी प्रेषित करूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोटरी इंटरनेशनल 1905 में स्थापित हुआ था, और इसका जो परम उद्देश्य था वह था सेवा और साथ में फेलोशिप यानी कि मैत्री, और इन दोनों को ही आगे बढ़ाते हुए यह आज इतने वर्षों में विश्व का सबसे बड़ा
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेवा के प्रकल्प पूरे विश्व भर में करता है। और आपने जो देखा है कि पोलियो को भारत से अगर निकाला गया है या वर्ल्ड में अब 1 या 2 कंट्रीज बची हैं, तो उसके पीछे जो इनिशिएटिव है वो रोटरी इंटरनेशनल द्वारा लिया गया है। पूरे वर्ल्ड को रोटरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। और जो हमारा ध्येय है हमारे भारत का वसुधैव कुटुंबकम, उसी पर कार्य करते हुए जैसे हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसका नंबर है 3040, तो इस तरह पूरे वर्ल्ड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम भारत की बात करें तो लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट्स में भारत को बांटा गया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे साथ में श्रीलंका और नेपाल मिलकर कार्य करती है। हमारे जो एवेन्यूज ऑफ सर्विस होते हैं वे 7 एवेन्यूज हैं, जिसके अंतर्गत जो विषय आज यहाँ पर लिया जा रहा है वह हमारे चाइल्ड एंड मैटरनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। अलग अलग विषयों पर हमारे पास अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। हमारे पास में डोनर्स भी होते हैं, हमारे पास में एक पूरी टीम है। हम अगर बात करें तो लगभग 12 लाख ऐसे रोटेरियंस हैं जो डिवोटेड हैं, स्वयं अपना समय और धन दोनों लगाते हैं इस सेवा कार्य के लिए। तो इसमें से अगर हम सीधा डिस्ट्रिक्ट 3040 यानी कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है इसकी बात करें, पूरा मध्य प्रदेश लगभग मेन, और साथ में 3 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात जिसमें गोधरा, दाहोद और डेरोल स्टेशन, यह पूरा जोग्राफिकल पेरीफेरी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 उसके अंतर्गत आती है, जिसका रिप्रेजेंटेशन आज मैं आप सभी के सामने कर रहा हूँ। इसके अंदर लगभग 2200 वॉलंटियर्स हैं जो इन सभी सेवा कार्यों में संलग्न हैं, और उनके अंतर्गत 92 इकाइयां हैं जिनके जो पूरे अलग अलग सिटीज में फैली हुई है, गांव में फैली हुई है, और उन्हें रोटरी क्लब के नाम से जाना जाता है, जैसे रोटरी क्लब ऑफ बुरहानपुर। इसके अलावा हमारे पास 3 इकाइयां और है जो कार्य करती हैं। सबसे पहला एक इंटरेक्ट क्लब होता है जो स्कूल के बच्चों तक कार्य करता है। दूसरा कॉलेज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोटरी क्लब होता है, और एक हमारा ग्रामीण परिवेश में जो कार्य होते हैं उसके लिए आरसीसी होता है। और इन सभी को जो हमारा मेन उस सिटी का जो मेन क्लब होता है वो रोटरी क्लब, उसके साथ में मिलकर वो लोग पूरा कार्य करते हैं। हम लोग ये हमारे इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसको हमने ओपनली ज्वाइन किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ में, और जो हमारे अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे आज हम सीसीएफ के साथ बात कर रहे हैं। तो जहाँ भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे मिलकर हम अगर समाज के अंदर कोई भी अच्छा कार्य कर सकें, तो रोटरी हमेशा उसके लिए पॉजिटिव रहती है, आगे बढ़कर हाथ मिलाने में विश्वास रखती है। जहाँ तक चाइल्ड लेबर का सवाल है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। चाइल्ड मैरिज इज ए वेरी सीवियर कंसर्न। सुनने और समझने में कई बार ऐसा आता है कि अब कहाँ चाइल्ड मैरिज होती है, कहाँ होता है, परंतु आज भी मुझे लगता है कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं या जहाँ पर लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा डाउन है, वहां पर जरूर हमें ध्यान देना पड़ता है इस चीज के लिए। और मुझे लगता है कि आपके पास जो एक्सपर्टाइज है उसके साथ अगर मैं सीधा रोटरी को जोड़ूं तो मुझे 2 चीजें नजर आती है जिसमें कि हम मिलकर कार्य कर सकते हैं। पहला, ग्राउंड लेवल पर चूंकि नेटवर्किंग काफी अच्छा है, तो आप हमें जब गाइड करेंगे कि किस एरिया में इस तरह के कार्य हो रहे हैं जिसका नॉलेज हमें अभी प्राथमिक तौर पर नहीं है, तो उस एरिया में जो हमारी इकाई है उनको हम आपके साथ जोड़कर ग्राउंड लेवल पर कुछ वर्किंग कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा, अवेयरनेस, जिसके लिए हम हर विषय पर बहुत सारे कार्य करते हैं। तो अवेयरनेस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो जहां जहां आपको लगता है उसमें कार्य किया जा सकता है। चाइल्ड लेबर एक दूसरा सब्जेक्ट जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ज्यादा कार्य की इसमें आवश्यकता है। मेरी अभी जो मीटिंग राघवेंद्र शर्मा साहब के साथ हुई है पिछले 3 दिन पहले ही, उसमें रेड क्रॉस के साथ भी हमारी कुछ बातें चल रही थी। उसमें जो बच्चे ऐसे हैं जो कि कम एज के हैं, वयस्क नहीं है और आज की तारीख में जेल के अंदर है किसी न किसी भी कारण से, तो उन लोगों में किस तरह से हम कुछ ऐसी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स दें और उन्हें आत्मनिर्भर इस तरह से बनाएं कि जिनकी 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद जब वो वापस बाहर जाएं, उसके पहले ही हम उनकी आजीविका अंदर ही जेल में रहते चालू करा पाए। इसके ऊपर रोटरी सघन रूप से अभी एक पूरा प्रोजेक्ट बना रही है जिसमें राघवेंद्र शर्मा साहब ही लीड ले रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल हमारे
शर्मा साहब और राजेंद्र सलूजा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अगली एक 1-to-1 बैठक साथ में करेंगे, और जहां भी आपको लगता है कि रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 कहीं भी आपके काम आ सकता है, सपोर्ट कर सकता है, या मिलकर हम हाथ मिलाकर कुछ कार्य हमारे समाज के लिए कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं। आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो भी आउटपुट हम लेकर जाएंगे उसे हमारे समाज के लिए हम डालेंगे, और बहुत ही अच्छे परिणाम भविष्य में इससे निकल कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रोटरी, नमस्कार। सर धन्यवाद। निश्चित रूप से सीसीएफ आपके साथ मिलकर के काम करेगा और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि हमारी परंपरा है, कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन, उसके बाद हम ओपन सत्र को ओपन करते हैं। उसके पहले 2 सूचनाएं हैं। एक तो मेरा सभी सम्माननीय पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि आप कार्यक्रम में जुड़ते समय या तो अपना कैमरा ऑफ रखें या कैमरे के सामने डिग्निफाइड वे में बैठे रहें। बहुत डिस्टर्ब होता है, मुझे बार बार लोगों को रिमूव करना पड़ता है, तो थोड़ा इसका मर्यादा का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। अगले सप्ताह जो हम विषय लेने वाले हैं, एक बार फिर हम उन विषयों को छूने वाले हैं जो बहुत ही संवेदनशील और गंभीर हैं। सभी को देखने में आता है कि नशा एक समाज के लिए घातक, किस तरह से दिन प्रतिदिन नशा जो है घातक हथियार के रूप में प्रयोग होता जा रहा है, और ये हमारे बच्चों में भी आ रहा है। तो किस प्रकार के नशा हमारे बच्चे कर रहे हैं, उनको कैसे हम उससे निकाल के उनका रिहेबिलिटेशन प्लान कर पाएंगे, इस विषय पर हम अगले सप्ताह बात करने वाले हैं। साथ ही स्पेशली एबल्ड बच्चों के बारे में, उनको रिहेबिलिटेशन क्या होता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, आदि विषयों पर हम अगले सप्ताह बात करने वाले हैं। जैस्मिन अली जी मैम ने एक बात पूछी थी, तो लगभग 12 राज्यों के 60 लोग आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि हमारा सौभाग्य है कि लगभग 12 राज्यों से सुनने वाले लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आज अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमारे वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करें। फिर उसके बाद हम इस सत्र को ओपन करेंगे प्रश्नों के लिए। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी। आज का सत्र वास्तव में मैं कहूँ हम सब के लिए आत्म मंथन और आत्मचिंतन के लिए है। 21वीं सदी में खड़े होकर के भी हम क्या विचार कर रहे हैं, हमें क्या विचार करने की आवश्यकता थी, ये प्रश्न हम सबके मस्तिष्क के सामने खड़े हो जाते हैं। आज भी हम चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जाएगी। जब हम इस पर चर्चा करते हैं, इसका मतलब बड़ी संख्या में होता है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता और शर्म का विषय है। लेकिन इन सब के साथ में मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसी कठिन समस्या को, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके, और मुझे लगता है अपने प्रयासों से आप इस समाज पर होने वाले कलंक को मिटाने की लिए तैयार खड़े हैं। मैं कहूँ जिद है तो जिद ही सही, जिद है तो जिद ही सही, मगर आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। वास्तव में हमारे लिए आत्मसम्मान का विषय है, हमें इसको हटाना है और अपने आत्मसम्मान को जीवित रखना है। मैडम जैस्मिन अली मैडम ने हम सबको जो वास्तव में सरकार क्या काम कर सकती है, कानून क्या काम करता है, सरकारी सिस्टम की किस तरह की इसमें अपनी भूमिका रहती है, इस पर बहुत गहराई और गंभीरता से बताया है। और मुझे लगता है कि सामाजिक समस्या से केवल सरकार लड़ लेगी, और सरकार अगर लड़ सकती होती तो ये समस्या का समाधान हो गया होता। यह समस्या वास्तव में कानूनी होने के साथ साथ में सामाजिक है। इसलिए जितनी समस्या, जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी समाज की बनती है। और हम अगर समाज को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, समाज का जितना इसमें पार्टिसिपेशन हो जाता है, उतना इस समस्या का समाधान निकल आएगा। आज भी हम देखें 27 से 30% बच्चियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। चूंकि बहुत सारे आंकड़े सामने नहीं आते हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो। 1937 का सरिया एक्ट जब हम बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो हम इसमें ऐड नहीं कर पाते हैं इसको। शरीयत के आधार पर बहुत सारी शादियां हो जाती हैं जो हमारे बच्चों की छोटे 15, 16, 17 साल की उम्र में हो जाती हैं, लेकिन एक इसको स्पेशल एक्ट कह करके इसमें शामिल नहीं किया जाता। यह भी नंबर्स बहुत बड़े होते हैं।
आखिर वो भी सब हमारे देश के बच्चे हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको अपरिपक्व उम्र में विवाह के जैसे मैं कहूं कि एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन अपरिपक्वता में वह अभिशाप बन जाता है। तो इस पे भी हमें एक सोचने की आवश्यकता है। 14% जो ऐसी 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की शादी होती है, जिनकी 15 साल से कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, ऐसी बच्चियों की भी संख्या इसमें से 7 से 10% होती है। इन बच्चियों की जो शादी कम उम्र में हो जाती है, उनमें से 70% जो होती है जो 18 से 19 साल के बीच में मां बन जाती हैं। यह भी उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, जिससे उसमें देखा जाए अगर उन जो 18 से 20% की संख्या 70% की जो संख्या होती है, उसमें से इस एज में जो डेथ होती है, जो मैं कहूं कि ड्यूरेशन द प्रेगनेंसी, वो 28% डेथ हो जाती है। तो मैं कहूं कि हम ये 28% बच्चियों को कम उम्र में शादी करके मौत के मुंह में धकेल देते हैं। आखिर यह भी एक सामाजिक हत्या के रूप में हम सबके सामने आंकड़े आते हैं। स्वतंत्र भारत में हम बालकों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, तो हमारी सामाजिक न्याय की मंशा पर यह एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हम आज कहते हैं कि हम कानून के आधार पर चलते हैं, और हम जिस देश में जिस विचार पर चर्चा करते हैं, वहां कहा गया है कि जब ना राजा था, ना राज्य था, ना दंड देने की व्यवस्था थी, उस समय भी सारी प्रजा धर्म के अनुसार कानून का पालन करती थी। लेकिन हम आज देखें तो आज हमारे सामने आंकड़े हमारी आंखों को खोल करके रख देते हैं कि हमारे सामने इतने सारे प्रश्न खड़े हैं कि हम अपने आप में अगर अपने के चेहरे को अगर दर्पण के अंदर देखें तो हम खुद को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। 70 वर्षों में हमने यात्रा तो की है, हमने विकास के बहुत आयाम छुए हैं, गगनचुंबी इमारतें बना ली हैं, दुनिया की दूरी को कम कर दिया है, लेकिन हम आज भी उन मूल मुद्दों पर खड़े हैं जिन पर आज से हम कई वर्षों पहले खड़े थे। तो ये हमें एक आईना के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। किसी ने कहा है, बर्बाद मत करो बचपन उसका, बर्बाद मत करो बचपन उसका, मत मजदूरी करवाओ तुम, अगर आज वो काबिल ना बन पाया तो इंसान ना कहलाओगे तुम। वास्तव में यह हमें हमारे इंसान होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। लेकिन मैं कहूं कि इन सारी समस्याओं के बीच में, चाहे वो बाल मजदूरी हो, चाहे वो बच्चों की शादी का विषय हो, यह दोनों विषय एक समाज के ऊपर कलंक हैं, और हम एक समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते इस कलंक को मिटाने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय नारंग साहब को, जिनसे मेरी पिछले सप्ताह भी बहुत लंबी चर्चा हुई थी। और मैं मानता हूं कि आप जैसे विचारवान और प्रज्ञा पुरुष जब समाज के हर एक चुनौती को लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो समाज भी आपके सामने आपके साथ खड़ा हो जाएगा इस काम के लिए। हम सब लोग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं इन सब में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आज के हमारे डॉक्टर अभिजीत राठौर साहब को, जिन्होंने कानून को भी सरल भाषा में समझाया। हम सब देखते हैं कि इनकम टैक्स में एक फॉर्म होता है, उसका नाम होता है सरल, और वो इतना कठिन होता है किसी की समझ में नहीं आता। लेकिन आपने वास्तव में कठिन कानून को सरल भाषा में समझाया है, सरल की तरह सरल नहीं किया आपने उसको। तो मैं राठौर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और ये अपेक्षा भी करूंगा कि आप CCF के माध्यम से हम ये जो एक जागरूकता का हमने संकल्प लिया है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। आज बस मैंने जरा सूर से यों ही कहा, तेरे राज्य में इतना अंधेरा क्यों भला, वो तमतमा कर दहाड़ा, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। संग्राम घनघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में इसी आधार पर हम समस्या का समाधान करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। केवल आपसे आग्रह जरूर है कि हम वास्तव में इस विधा से जुड़े हुए अधिक से अधिक लोगों तक ये विषय पहुंचा सकें, इसके लिए सबको प्रयास करना पड़ेगा। आज जो 70-75 लोग जुड़े थे, उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगले सप्ताह से पहले हम 5-5 लोगों से चर्चा जरूर करें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण विषय सब तक पहुंचता है। और मैं मानता हूं कि ये आपका किसी तक विषय पहुंचाना भी अपने आप में एक
बच्चे को भविष्य देना, या मैं कहूँ एक गलत शादी को रोकने जैसा ही पवित्र कार्य होगा। जय हिंद, जय भारत।